ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने डेथ बेड पर थी। और उस समय चान उसके लिए बहुत रो रहा होता है। उसे बहुत रिग्रेट था कि आखिर यहाँ पर वो यूना के पास क्यों नहीं आया। एंड हमें यहाँ पर एक्चुअल में हमारी फीमेल लीड यूना की स्टोरी बताई जाती है कि वो किस तरीके से हमारी इस ड्रामा की तो मेन लीड है, लेकिन फिलहाल वो जिस दुनिया में है वो एक नॉवल की दुनिया में है। और वो उस नॉवल की दुनिया में एज अ मेन लीड नहीं बल्कि सपोर्टिंग कैरेक्टर वर्क कर रही है। एंड इस नॉवल में यहाँ पर दो कैरेक्टर होते हैं, यूना और डेजी। डेजी जो कि यहाँ की मेन कैरेक्टर होती है, असल में वो यूना की स्टेप सिस्टर है। यहाँ पर डेजी के आते उसने यूना की सभी जगह ले ली, भले यहाँ पर वो एज अ सिस्टर का रोल क्यों ना हो और एज अ वाइफ का रोल क्यों ना हो। एंड जब यहाँ पर यूना अपने डेथ बेड पर है, तब यहाँ पर उसके सिस्टर डेजी की शादी उसी के फियांसे के साथ में हो रही है, जो कि यूना ने कभी एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। उस समय यहाँ पर गुस्से में उसका भाई यूना को कॉल भी करता है बुलाने के लिए, पर जब उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है, तब उसे लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर ये यूना का कोई नया ड्रामा होगा। और इसी बात को लेकर वो चीज़ों को इग्नोर कर देता है और उस शादी को कंटिन्यू करता रह जाता है। यूना हमें यहाँ पर बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो बहुत जल्दी ग्रेजुएट होने वाली थी अपने अच्छे स्कोर्स की वजह से। और ग्रेजुएशन के बाद उसका सपना था कि वो अपने भाई हान की कंपनी में काम करेगी। लेकिन जब वो रिजल्ट्स लेकर आई थी, तब उस समय यहाँ पर हान ने उसके उस रिजल्ट को फाड़ कर फेंक दिया था, ये कहते हुए कि डीसी के स्कोर्स फिलहाल अच्छे नहीं हैं, तो फिर उन्हें वेट करना पड़ेगा। जब तक यहाँ पर डीसी के स्कोर्स अच्छे नहीं हो जाते, तब तक यहाँ पर यूना भी आगे वर्क नहीं कर सकती है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर यूना जिस पर्सन को स्कूल टाइम से डेट करते आ रही थी, जी, डेजी ने एक दिन यहाँ पर जी को भी उससे छीन लिया। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जहाँ पर डॉक्टर्स उसे बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। यूना को रियलाइज हो चुका था कि वो नॉवल में है और यहाँ पर वो साइड कैरेक्टर है, तो वो मर भी जाएगी तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। और ऐसे भी उसके अंदर के जीने के होप सब खत्म हो चुके थे। एंड इतने में यहाँ पर उसकी हार्ट बीट भी रुक जाती, जिससे कुछ समय बाद वहाँ पर चांद उससे मिलने के लिए आया था। वही सीन जो हमने यहाँ पर ड्रामा की शुरुआत में देखा था। एंड वो बहुत रो रहा था, बहुत रिग्रेट कर रहा था। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर यूना के सोल को भी बुरा लगने लग जाता है, गिल्टी फील होने लग जाता है हान के लिए, बिकॉज हान उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जो होता है। एंड यहाँ पर दोनों को सेम टाइम पे उसी मोमेंट के बारे में याद आ रहा था, जिस मोमेंट पे यहाँ पर चांद ने यूना से प्रॉमिस किया था कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। पर हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जहाँ पर उसका सोल गायब हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर वो सर्वाइव कर जाती है और वो चांद को रोने से मना करती है। चांद जैसे यहाँ पर उसे उठता देखता है, वो खुश भी होता है और डबल रो भी रहा था। वो तुरंत ही डॉक्टर्स को बुलाने लग जाता है और उसे उठाकर बैठाने लगता है। वहां पर तो चांद का असिस्टेंट भी खुशी खुशी यूना को देखने के लिए आ जाता है। यूना चांद से पूछती भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अपनी अब्रॉड की बिजनेस ट्रिप पर गए थे। तब असिस्टेंट यहाँ पर बता रहा होता है कि सर ने यहाँ पर फ्लाइट को आधे रास्ते पर टर्न बैक करने के लिए कह दिया, भारी भरकम अमाउंट पे करने के हुए, बिकॉज यहाँ पर उन्हें आपके कार एक्सीडेंट के बारे में जो पता चला है। ये सुनते छाना से बोला कि तुमसे किसी ने कहा डिटेल में कोई बात बताने के लिए, जाकर यहाँ पर डॉक्टर को बुलाओ और फ्रूट्स लेकर आना। एंड यहाँ पर यूना से घूरती चली जाती है। चांद कहता है कि ठीक है, देखो मैं यहाँ पर इसलिए आया बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले मुझे तुम्हारी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, और अब तुम इस बात को लेकर मुझे रोक बिल्कुल नहीं सकती हो। जिसके बाद में यहाँ पर यूना को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो चांद को क्या बोले। चांद उसे कहने लग जाता है कि तुम बस मुझे बताओ कि आखिर किससे तुम्हें बुली किया है, मैं यहाँ पर तुम्हारा बदला लूंगा। एंड यूना सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पर चांद से करती है कि क्या वो चांद पर ट्रस्ट कर सकती है। चांद कहता है कि आई नो मैं यहाँ पर तुमसे इतने सालों से नहीं मिला हूँ, बट तुम मुझ पर ट्रस्ट करने की बात कर रही हो। एंड यहाँ पर यूना मन ही मन सोचती है कि आखिर वो ये क्वेश्चन क्यों ना पूछे, बिकॉज यहाँ पर डीसी की वजह से उसने दो ट्रस्टेबल पर्सन को खोया है। पहला उसका ब्रदर हान, एंड सेकेंडली उसका फियांसी जी, जो कि कभी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दोनों भी उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। बट अब सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो व्हाट इफ यहाँ पर चांद के साथ भी सेम ही चीज़ हो।
चान उससे कहता है कि देखो, अगर तुम डेज़ी के बारे में सोच रही हो, तो वो तो तुम्हारे एक बाल के बराबर भी नहीं है, तो तुम्हें अपने आप को उससे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड तब यहाँ पर यूना उसे शॉर्टली बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर डेज़ी की वजह से उसका भाई अब उसका नहीं रहा। तब वो उससे बीच में कहने लग जाता है कि देखो, तुम यहाँ पर दूसरे किसी भी लोगों को मुझसे कंपेयर करना बंद करो। हम दोनों यहाँ पर चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो फिर हमारा रिलेशन बाकी सभी लोगों से एकदम अलग है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ सुनकर यूना उस पर ट्रस्ट करने लगती है एंड उसे हक करने लग जाती है। बट उस हक को इंटरप्ट करने के लिए वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है फ्रूट्स लेकर। एंड यहाँ पर यूना को फ्रूट देने के बजाय वो खुद खाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर वो चेक कर रहा था कि वो यूना के पसंदीदा एप्पल्स है या फिर नहीं। वो असिस्टेंट से कहता है कि अरे, ये कैसे फ्लफी फ्लफी और सॉफ्ट से तुमने एप्पल्स लाए, थोड़े से टफ लाई होते जो कि खाने में क्रिस्पी होते हैं। वो यूना को बहुत पसंद है। इतने में यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाती है जो कि यूना को टेस्ट करती है एंड बताती है कि यूना डेंजर के बाहर है। और वो यूना से ये भी कहती है कि अगर यूना को किसी को थैंक यू बोलना चाहिए, तो वो उन डॉक्टर्स को नहीं, बल्कि छान को है। बिकॉज छान ने यहाँ पे इतनी होप्स जो रखे हुए थे। छान यहाँ पर से बहाने मारकर चला जाता है डिस्चार्ज पेपर्स को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज उसे पता था कि वो यूना के सामने कितना शाय फील करेगा। वही दूसरी यहाँ पर यूना को बहुत खुशी मिलती है ये जानकर कि इतने सालों बाद भी छान यहाँ पर उसकी छोटी से छोटी डिटेल्स को नहीं भुलाए, भले यहाँ पर वो एप्पल के चॉइसेस क्यों ना हो। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते, जहाँ पे यूना जा रही थी। तब वो सी डेज़ी और हान को नोटिस करती है, जहाँ पर उसका भाई हान ली से कह रहा होता है कि देखो, मेरी इकलौती बहन ही है डेज़ी, तो मेक श्योर करना कि तुम इसे सैड कभी ना रखो। यूना वो स्टेटमेंट सुनने के बाद तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड फील करती है, बट सोचते कि उसे सैड फील करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अब ये तो यहाँ पर अपने रहे नहीं। तब तक वहाँ पर जैसे वो तीनों यूना को देखते, जी यहाँ पर यूना को वार्निंग दे रहा था कि देखो, अब तो तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में तमाशा खड़ा नहीं कर सकती हो। एंड डीसी जाते ही यहाँ पर यूना से माफ़ी मांगने लगती है, विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है, ताकि सभी को ऐसा नजर आ सके कि डीसी कितनी इनोसेंट एंड बेचारी सी है। एंड ये यूना ही है जो कि सबसे विशियस एंड कनिंग पर्सन है। यूना यहाँ पर डीसी को अपने आप से दूर करती है एंड जी यूना पर चिल्लाता है कि उसे डीसी के साथ ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए। यूना क्लियरली यहाँ पर जिसे कह रही थी कि देखो, पहली बात, हम दोनों रिलेशनशिप में थे, और अगर किसी ने इस रिलेशनशिप को तोड़ा है तो वो तुम हो। और ऐसे में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है, कैसा है या किसके साथ है। सेकेंडली यहाँ पर हान यूना से कहने लग जाता है किसी प्रोजेक्ट पर गिव अप करने के लिए, जो चीज़ के लिए यहाँ पर यूना मना कर देती है। कहते हैं कि क्यों तुम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर न्यू कमर डीसी को देना चाहते हो। डेज़ी कहती है कि देखो यूना, आई नो कि तुम यहाँ पर मुझसे कितना जेलस फील करती हो, बट ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए तो कर रही हूँ। तुम एक बार सोच कर देखो, ऐसे भी मेरी टीम ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यूना कहने लग जाता है कि कौन सी मेहनत, ड्रामास देखने की या नॉवल पढ़ने की, बिकॉज मैंने आज तक तुम्हें या तुम्हारी टीम में से किसी को भी इस प्रोजेक्ट पर काम करते देखा ही नहीं है। तो तुम कौन सी मेहनत की बात कर रही हो डीसी। डेज़ी बोलती कि ऐसी बातें मत करो। ज़ी भी यहाँ पर यूना से कहते कि सही कहा, डेज़ी भी बहुत मेहनत करती है। यूना कहती कि ठीक है, चलो बताओ कि तुमने कौन सी पिच की तैयारी की है, ज़रा मैं भी तो जानूँ डेज़ी। एंड यहाँ पर डेज़ी का मुंह तो जैसे फेविक्विक से चिपक ही गया हो, उससे कोई बोली ही नहीं निकल रही थी। एंड यूना उन्हें साइड कर वहाँ से जाने लगती है, बट ज़ी ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। पर तब तक वहाँ पर छान आ जाता है, जो कि यहाँ पर ज़ी को पंच मारने वाला था। लेकिन जी तब तक यहाँ पर यूना का हाथ छोड़ देता है। जी उसे पूछने लग जाता है कि तुम कौन हो। वो उसे कहता है कि मैं उसका चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हूँ, और तुम कौन होते हो ये सब कुछ क्वेश्चन करने वाले। तभी यहाँ पर टेसी एक बार फिर से विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करती है। चांद बोलते है कि चुप करो, ऐसी आवाज़ में तो कोई बच्चा भी नहीं बात करता होगा, तुम पक्का एक ग्रोन अप वुमन हो ना, तो ऐसी आवाज़ें निकाल कर क्यों बात कर रही हो, जैसे कि कोई 2-3 साल की बच्ची बात कर रही हो। तुम्हारी आवाज़ तो बहुत इरिटेटिंग है। अच्छा, मुझे यहाँ पर यूना की वॉइस तो सुनने मिल रही है। तेजी एक बार फिर से आग करना स्टार्ट करती है एंड चार उसे बीच में रोक देता है, ये कहते हुए कि देखो, मेरे जानने के बाद जितनी एक्टिंग करना है करना, फिलहाल नहीं, बिकॉज तुम्हें देख के मेरा पूरा मूड खराब हो जा रहा है। ये सभी बातें सुनकर यहाँ पर यूना को अच्छा फील हो रहा था, बिकॉज उसे समझ आ रहा था
कि कोई तो है जो कि एक्चुअल में समझ पा रहा है कि आखिर यहाँ पर इस डेज़ी के इरादे क्या हैं। चाँद को यहाँ पर ज़ी क्वेश्चन करने लगता है कि तुम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स कैसे रहे? बिकॉज़ मैंने आज तक तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। चाँद कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, जो तुम मुझसे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करोगे और मैं तुम्हें आंसर करूँगा। अब इतना ही है तो खुद पता लगा लो। ऐसा बोलकर वो यूना को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आने पर शान जो है यूना से कहता है कि माफ़ करना, मैंने बहुत बदतमीज़ी से उनसे बात किया होगा ना? यूना कहने लग जाता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने उनसे जैसे भी बात किया है, बहुत अच्छे से बात किया है, बिकॉज़ ये सभी वो सब कुछ डिज़र्व करती है। चान कहता है कि तो फिर ठीक है, चलो हम घर जाते हैं। बट यूना से कहते हैं कि अभी नहीं, फ़िलहाल मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों को निपटाना है और कुछ चीज़ें भी लेनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर घर पे वापस लौट सकती हूँ। एंड चान कहता है कि ठीक है, तुम जाकर यहाँ पर देख लो और ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। जिसके बाद में यहाँ पर यूना अपने पुराने वाले घर पर चली जाती है। यूना जैसे ही यहाँ पर अंदर की ओर जाती है, वो यहाँ पर उनकी पुरानी पिक्चर देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तब तक तो वहाँ पर चाँद भी आ जाता है और उसे एक्साइटेडली बुलाने लग जाता है, बिकॉज़ उसे वो ट्री दिख जाता है जो ट्री यहाँ पर उसने यूना के लिए लगाई थी, जो कि एप्पल का ट्री था, बिकॉज़ यूना को यहाँ पर एप्पल्स बहुत पसंद जो थे। एंड यहाँ पर वो उसे पुरानी बातें याद दिलाने लग जाता है, जहाँ पर यूना को भी बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील होता है। एंड इसी के साथ-साथ यहाँ पर वो उसे याद भी दिलाता है कि याद है तुम्हें? मैंने तुम्हें एक छोटी-सी किटन गिफ्ट की थी। आखिर वो किटन कहाँ पर है? तभी यहाँ पर यूना सैड हो जाते हैं एंड उसे बताती है कि अब वो किटन रही नहीं। ये बात सुनते थे यहाँ पर चाँद भी हैरान था कि अचानक से किटन को क्या हो गया? एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूना बहुत रो रही थी, बिकॉज़ यहाँ पर उस कैट की मौत हो चुकी थी। उस समय डेज़ी और हान वहाँ पर आए थे, जहाँ पर डेज़ी यूना से कहती कि माफ़ करना, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। कैट अगर मुझ पर हमला करेगी यूना, तो मेरा तो रिएक्शन होगा ही, मैं थोड़ी ना अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ। और यही सब कुछ बोलकर यूना उससे सारा इल्ज़ाम उस कैट पर लगा दिया था। सेम हान भी सेम चीज़ कह रहा था कि सही कहा। ऐसे भी वो कैट बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस थी। जब देखो तभी यहाँ पर गुस्से में घूमा करती थी। ऐसे भी जो हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए। पर यूना को पता होता है कि उसकी वो कैट कभी भी किसी के ऊपर ऐसे हमला नहीं करती जब तक तब तक यहाँ पर उसे कोई भी सेंस ऑफ डेंजर ना फील हो। और ऐसे भी यहाँ पर वो बहुत लवली कैट थी और वो बहुत रोती है। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जो कि ये सभी बातों को यूना याद कर रही थी। एंड यहाँ पर वो चाँद से माफ़ी माँगने लग जाती है कि वो उस कैट का ढंग से ध्यान भी नहीं रख पाई। चाँद कहते कि देखो, सॉरी मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ किसी सिचुएशन की वजह से हुआ। एंड ऐसे भी हमें पास्ट को भुलाकर प्रेजेंट में मूव ऑन करना चाहिए एक बेटर फ्यूचर के लिए। एंड यहाँ पर वो जब नोटिस करता है कि यूना रो रही है, तब वो उसे हँसाने की अपनी पूरी कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है। वो उसे हग करते हुए बताता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी भी हमारे किए गए प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करूँगा और कभी तुम्हें बिट्रे नहीं करूँगा। एंड एज़ यूजुअल जब दोनों हग करते हैं, तब कोई ना कोई आ जाता है, जो कि यहाँ पर इसमें स्टाफ होते हैं। एंड वहाँ पर वो स्टाफ आकर यूना को ग्रीट करते हैं एंड उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यूना उन क्वेश्चन से समझ जाते हैं कि मिस्टर वैंग के हाव-भाव थोड़े से वियर्ड नज़र आ रहे हैं। मिस्टर वैंग तो वहाँ से चले जाते हैं। यूना यहाँ पर चाँद से कहती है कि मुझे कुछ काम है, तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वो वहाँ से फिर चली जाती है। यूना यहाँ पर अपने स्टडी रूम में होती है, जहाँ पर वो डेज़ी की एक ऑनलाइन पोस्ट को देखती है, जहाँ पर डेज़ी ने जानबूझकर ऐसे टाइप की चीज़ें लिखी हुई थी, ताकि लोगों को यहाँ पर लगे कि उसकी और ज़ी की शादी तो पहले से ही फिक्स थी। एंड यहाँ पर यूना बीच में मिस्ट्रेस बनकर आ रही थी। यूना सोचती कि छोड़ो, अगर मैं इस लड़की पर फोकस करने लगे तो फिर ये लड़की तो यहाँ पर मेरी लाइफ के कितने सारे टाइम को वेस्ट कर देगी। इतने में यहाँ पर चीज़ों को नोटिस करती है, जहाँ पर उसे एक फ्लैश ड्राइव नज़र आता है और तब यहाँ पर यूना ठान लेती है कि ज़रूर यहाँ पर वो अब इस डेज़ी को सबक सिखा कर रहेगी। एंड जब यहाँ पे वो नीचे की ओर आती है, तब वो चान को डेज़ी से बात करती हुई सुनती है। डेज़ी को यहाँ पर चान कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हें यहाँ पर कोई बुली नहीं करेगा। और ये सुनते ही यहाँ पर यूना के सामने उसकी सभी की सभी एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट टूट जाती है। जैसे ही डेज़ी यहाँ पर यूना को देखती है, वो अपना नाटक शुरू कर देती है कि यूना प्लीज़ तुम मिसअंडरस्टैंड मत करना, मेरे और चान के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। वो तो बस मुझे यहाँ पर समझा रहा था
एंड जैसे वो उसके पास जाती है वो गिरने वाली थी। चान उसे संभालता है एंड कहता है कि ध्यान से। ये चीज़ें का यूना भी समझ जाती है कि जिस तरीके से यहाँ पर हान और जी उससे दूर चले गए वैसे सेम छान के साथ भी होगा। इसलिए बेहतर होगा कि अगर वो छान को यहाँ पर पहले से अपने आप से दूर कर ले तो। डेज़ी यूना से बोलने लग जाता है कि माफ़ करना, अब मुझे जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, वेडिंग की ड्रेस भी तो सिलेक्ट करनी है और मैं तो तुम्हें बस यहाँ पे इनवाइट करना ही थी। ऐसा बोलकर वो आग लगाकर वहाँ से चली जाती है। चान यहाँ पे यूना के पास आता है और पूछता है कि तुम्हें अचानक से क्या होगा। यूना बहाने मार देते कि कुछ नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा, शायद से फीवर होगा। एंड तब यहाँ पर चान को कॉल आ रहा था। एक्चुअल में वो यूना को एक्सप्लेन करने चाहता कुछ, बट उस कॉल की वजह से वहाँ से वो चला जाता है। एंड यूना सोचती है कि शायद से यहाँ पर उसे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और अपने होप्स एक बार फिर से नहीं लाने चाहिए। बिकॉज यहाँ पर वो जो कुछ भी कर ले टीसी की बातें हमेशा ही लोग सुनते आ रहे हैं और ऐसे ही करेंगे। बिकॉज शुरुआत में यहाँ पर हान एंड देन जी और अब यहाँ पर धीरे धीरे छान भी सेम पर्सन बन जाएगा। इसलिए यूना सोचती कि बेहतर होगा अगर वो उसे पहले से ही यहाँ पर दूर कर दे तो। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते फाइनली उस वेडिंग को जहाँ पर जी की और डीसी की शादी हो रही थी। और उस समय यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन तब तक यहाँ पर यूना की एंट्री हो जाती है जो कि कंप्लीट ब्लैक ड्रेस पहन कर आई थी। सबकी नज़र यहाँ पर यूना पर ही थी। सभी लोग उसे जज करे थे बिकॉज ब्लैक यहाँ पर मरने पर पहना जाता है ना कि वेडिंग पर। वहाँ आने के बाद में यहाँ पर हान जो है यूना से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूना बोलती कि अरे मेरी सिस्टर शादी कर रही है और मैं उसे ब्लेसिंग देना ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा बोलकर वो अपने फ्लावर से उसके फ्लावर्स को नीचे गिरा देती है जहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है। एंड यहाँ पर वो यूना के ऊपर चिल्लाने लग जाता है ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर तमाशा खड़ा कर रही हो। यूना जी से बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर जेन्युइन पर्पस की वजह से आई हूँ। जहाँ पर हान चाहता था कि यूना सभी के सामने डेजी से माफ़ी मांगे ये सब कुछ करने की, और फिर दूसरी डेजी भी यूना से कहती कि प्लीज़, माना कि तुम मुझे हेट करती हो लेकिन एटलीस्ट मेरी इस वेडिंग को तो मत बिगाड़ो। एंड यहाँ पर वो कहते कि अरे मैं तो तुम्हें सबसे अच्छा और बेहतर गिफ्ट देने के लाई हूँ। ऐसा बोलकर वो माइक ले लेती है एंड सभी को बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत से ओरिजिनली जी उसका फियांसे था पर डेजी ने यहाँ पर उसे छीन लिया। अब डेजी ने छीना ही सही लेकिन जी ने भी तो यहाँ पर इना के पर जीत गया। कोई भी इस बात को बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था बिकॉज वो लोग अपनी आंखों से एविडेंस देखना चाहते थे एंड यूना के पास भी वो एविडेंसेस अवेलेबल थे। वो यहाँ पर अपने पर्स में वही फ्लैश लाइट ढूंढ रही होती है जो कि उसे अब नहीं मिल रहा था। और फिर उसे समझ आता है कि ते छान छान को यहाँ पर इस बार डेजी ने एम किया है और छान उसकी बातों में आ भी गया है। तब तक यहाँ पर छान इस वेडिंग में भी आ जाता है जहाँ पर यूना को लगने लग जाता है कि अब क्या फ़ायदा, वो तो यहाँ पर इन्हें सबक सिखाने आई थी, इनसे रिवेंज लेने के लिए आई थी, बट डेज़ी ने छान को भी फंसा दिया है, व्हिच मीन्स यहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता। डेज़ी खुश थी कि छान वहाँ पर आया है, लेकिन छान भी सरप्राइज़ लेकर आया होता, जो कि यहाँ पर फ्लैश ड्राइव होती है, जिसे देखकर तो डेज़ी के होश उड़ जाते हैं एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एंड फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से डेज़ी रोते हुए छान के पास आई थी, उसे समझाते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर यूना उसकी वेडिंग को बिगाड़ना चाहती है और वो सिर्फ यहाँ पर एक अच्छी वेडिंग हेल्ड करना चाहती है। तब छान उसे यही पूछा था कि बताओ मुझे कि आगे वो कैसे ख़राब करेगी, क्योंकि तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता कैसे चलेगा। और वो जानबूझकर पता करना चाहता था बिकॉज एक बार उसे पता लग गया तो वो आसानी से यहाँ पर उसके प्लान को चौपट कर सकता है, यानी कि डेज़ी के प्लान को। बट तब तक डेज़ी उठकर यूना के पास चली गई थी और वो जानबूझकर गिरने का नाटक करी थी ताकि वो यूना के हाथों से फ्लैश ड्राइव ले सके और अपने बैग में डाल सके। छान भी यहाँ पर जानबूझकर डेज़ी की मदद कर रहा था ताकि वो उस पर्स से उस फ्लैश ड्राइव को ले सके, जो कि उसने कामयाबी से किया। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वो सभी से कहता है कि देखिए बड़े स्क्रीन पर टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया और पर्सनली आप सभी को आ भी गया होगा। जैसे ही सभी लोग उन वीडियोस को देखते हैं वो लोग शॉक हो जाते हैं। एंड उस समय यहाँ पर जी और डीसी के गार्डन का सीन दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे को लव एक्सप्रेस कर रहे थे एंड यूना के भी बारे में बातें हो ही रही थी, विच मीन्स यहाँ पर जी ने सचमुच यूना के ऊपर चीट किया एंड डीसी ने यहाँ पर उसी के फियांसे को छीन लिया है। अब यूना चांद से पूछने लग जाता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया। चांद कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीट हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें बिट्रे कभी भी नहीं करूंगा। और बस इतना ही नहीं,
यहाँ पर चांद सभी के सामने डिक्लेयर कर भी लेता है कि इन सभी चीज़ों के लिए वो यहाँ पर लाइव एक्शन लेगा। और जैसे ही वो अपना पूरा नाम बताता है, सभी लोग उसके पूरे नाम को सुनकर चौंक करने हो जाते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर वो बिज़नेस टाइकून जो था, जिसके बाद वो वेडिंग से यूना को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बाहर बैठकर दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस हो जाता है। दोनों एक-दूसरे से ढंग से बात भी नहीं कर पाते। तब तक यहाँ पर यूना खुद ही टॉपिक शुरू करती है। बिकॉज़ यहाँ पर वो चाहती थी कि वो कोई अच्छे से रेंटल होम में रहे। इंसान सोच में लग जाता है, पर वो उसे कहता है कि कहीं और जाने से अच्छा है तुम मेरे ही घर पर क्यों नहीं रुक जाती। यूना कहती कि नहीं नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा। चांद बोलता है कि देखो, ऐसे भी तुम कहीं और जाकर पैसे दोगी, बेहतर है कि तुम यहाँ पर मेरे पास आकर मुझे पैसे दे दो, लेकिन पैसों के बदले मुझे हैप्पीनेस दे देना। ऐसे भी तुम्हारे रेंट्स बच जाएंगे और मुझे भी अपने साथ रहने वाली कोई दोस्त मिल जाएगी। तब तुम खुद सोचो कि हमारे बचपन का ड्रीम पूरा हो जाएगा, फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे के घर पर रहना, वो भी पूरे दिन तक। एंड यहाँ पर यूना उसे आगे रहती है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर छान के घर चले जाते हैं। एंड जैसे यहाँ पर यूना अपना कमरा देखती है, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। बिकॉज वो कमरा वैसे का वैसे ही था। उसे पास की बात याद आई थी कि किस तरीके से इसी कमरे को यहाँ पर यूना ने कितने अच्छे से अपने हाथों से शान के साथ मिलकर सजाया था। वो चाँद से पूछने लग जाती कि सब कुछ पहले जैसे डिट्टो सेम क्यों है? चाँद कहने लग जाते कि वो इसलिए बिकॉज़ मैंने इस कमरे को अच्छे से प्रिज़र्व जो कर रखा है। एंड यहाँ पर यूना बहुत इमोशनल हो जाती है। चाँद बोलता कि अरे! इतने में ही तुम रो दोगी? मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। पहले अपनी आँखें तो बंद करो। जैसे ही यहाँ पर यूना अपनी आँखें बंद करती है, चाँद एक कैट लेकर आ जाता है। वही सेम वाली जो कि यहाँ पर यूना के पास होता है। तब चान उसे बता रहा था कि जो कैट यूना के पास थी वो इस कैट का ब्रदर था। विच मीन्स यहाँ पर चान के पास 2 कैट अडॉप्टेड थे, जिनमें से एक उसने यूना को दिया था और एक अपने पास रखा था। उस कैट को देखते ही यहाँ पर यूना को उसके भाई वाले कैट की याद आने लग जाती है और वो उस कैट के लिए बहुत सॉरी फील कर रही थी कि उसकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर उसकी जान चली गई। चान वापस से रिपीट करता है कि मैंने कहा ना, गलती तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है। गलती यहाँ पर उस पर्सन की है। तुम बार-बार अपने आप को दोषी मत ठहराओ। यूना यहाँ पर जब सोकर उठती है तो वो डर के मारे उठती है, बिकॉज़ उसे नाइटमेयर जा रहा था अपने पुराने ट्रॉमास को लेकर। एंड जब वो बाहर निकलती है तब वो कैट को और छान को आपस में बात करता हुआ देखती है, जहाँ पर छान कैट से बात ही किए जा रहा था। और ये चीज़ यहाँ पर यूना देखते ही स्माइल करने लग जाती है। छान तो यहाँ पर डबल खुश हो जाता है, बिकॉज़ उसने कैट से हाई फाइव मांगा था और कैट इस बार सचमुच हाई फाइव देना सीख जो चुकी थी। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं ज़ी को, जिसे यहाँ पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि चाँद की वजह से यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स थे वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स ज़ी के कमरे से निकाल रहे थे। एंड यहाँ पर डेज़ी थी जो कि अभी भी बहुत ही अच्छे से विक्टिम कार्ड प्ले करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। वो यहाँ पर ज़ी से कहते कि माफ़ करना, अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर सकती तो ज़रूर करती। ऐसे भी तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा फ़िक्र करती हूँ। ज़ी भी यहाँ पर उसकी बातों में आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग बताती है, जहाँ पर चान ने अपने हाथों से यूना के लिए ब्रेकफास्ट कुक किया था और यूना को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि चान ने सब कुछ अपने आप से कुक किया। तब तक उसे यहाँ पर कमरे से कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसकी दोस्त उससे बता रही थी कि जल्दी ऑफिस आ जाओ, बिकॉज़ यहाँ पर तुम्हारी प्यारी सिस्टर आ चुकी है, जो कि आती सब पर राज करना शुरू कर चुकी है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि सचमुच ऐसा कर रही थी। वो बिहेव ऐसा करती है कि जैसे सब लोग उसके अंडर काम करते हो। पर तब तक वहाँ पर यूना आ जाती है। यूना उससे बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता आधे तुम यहाँ पर गलत सीट पर बैठ चुकी हो। एंड वो उसे वहाँ से उठा देती है। डेज़ी यहाँ पर कहती है कि देखो, मैं यहाँ पर कंपनी के बेनिफिट के लिए काम कर रही हूँ। पर यूना उसे क्लियरली कह देती है कि हम किसी आउटसाइडर के रिकमेंडेशन या सजेशंस के ध्यान भी नहीं रखते। एंड तब यहाँ पर डेज़ी उसे अपना कार्ड दिखाती है, विच मीन्स अब यहाँ पर वो कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुकी थी। एंड ये पोजीशन यहाँ पर उसे उसके भाई ने दी थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर यूना का डिसीजन सेम ही था कि वो इस प्रोजेक्ट पर गिव अप नहीं करने वाली है। तब डेज़ी विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है और ये सचमुच काम आता है। जब भी यहाँ पर वो इनोसेंट सी भोली भाली सी डम डेज़ी बन जाती है, तब सभी लोग उसकी बातें में आ जाते हैं। एंड ठीक यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है। एम्प्लॉयज़ यहाँ पर यूना से कह रहे थे कि उन्हें यहाँ पर तरस खाना चाहिए डेज़ी के ऊपर और उसे एक मौका देना चाहिए, उसे एक चांस देना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। जिस चीज़ के लिए तो यहाँ पर यूना कतई राज़ी नहीं हो रही थी, बिकॉज़ उसे पता है अगर डेज़ी रोएगी तो लोग उसका साथ ज़रूर देंगे, बट रोने से थोड़ी ना यहाँ पर बिज़नेस चलने वाला है।
एंड तब तक वहाँ पर ज़ी और हान आ जाते हैं। डेज़ी यहाँ पर कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर बस मुझे प्रोजेक्ट नहीं देना चाहती, मैं ऐसे ही यहाँ पर काम कर लूँगी। एंड तभी यहाँ पर हान जो है यूना पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि आखिर तुम डेज़ी के लिए सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों बनाती जा रही हो? यहाँ पर हार ने सिंपली यूना से कह दिया था कि अब ये जो प्रोजेक्ट है वो डेज़ी को मिलेगा, पर यूना यहाँ पर मना कर देती है। उसे समझाते हैं कि बोलो मत, ये कंपनी की शुरुआत यहाँ पर मॉम ने की थी, इस उम्मीद से थी कि ये कंपनी को हम आगे बढ़ाएंगे, ना कि डुबाएंगे। डेज़ी को कुछ आता नहीं है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेने वाली हूँ। हान कह देता है कि नहीं आता है तो इसमें क्या हुआ है, तुम सिखाओगी तब जाकर वो सीखेगी, इसलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यूना यहाँ पर सिंपली मना कर देती है कि अगर ऐसा ही है तो सिखाओ, सीख कर आए। वो इस फील्ड में क्यों ही आ रही है जब इस फील्ड में यहाँ पर उसके पास कोई डिग्री या कोर्स भी नहीं है। एंड तब तक यहाँ पर हन गुस्सा हो जाता है। वो यूना को इस प्रोजेक्ट से हटने के लिए कहने लग जाता है, अगर यूना टीसी को नहीं सिखा सकती तो। लेकिन तब तक वहाँ पर छान आ जाता है और क्लियरली कह देता है कि यूना के लिए डिसीजन तुम सभी नहीं लोगे। चान यहाँ पर जी की तो आंटी को भी लेकर आया होता है, जिनके साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइनलाइज एंड सीज होने वाला है। आंटी भी यहाँ पर क्लियरली उन सभी से कह देती है कि ये प्रोजेक्ट तो मैं यहाँ पर यूना के हाथ से ही लूँगी। अगर किसी को भी इस बात से आपत्ति है तो फिर वो बैकअप कर सकता है, लेकिन हाँ, ध्यान रहे रेजिग्नेशन लेटर भी दे देना, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि रेसी के हाथ में प्रोजेक्ट आने से प्रोजेक्ट अच्छा बन जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, प्रोजेक्ट की धज्जियाँ हो जाएगी और ऐसा मैं होने बिल्कुल नहीं दूंगी। जी जब बोलने वाला था तब उसकी आंटी कह देती है कि अगर तुम्हें भी कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो मुझे बता दो जी, मैं तुम्हारे भी लेटर कटवा देती हूँ। एंड तब तो यहाँ पर जी का मुँह कम्प्लीटली बंद हो जाता है। हान भी कुछ कहने वाला था, पर चारों से कह देता कि देखो, सोच समझ के कुछ बोलना, बिकॉज अगर ये प्रोजेक्ट इस कंपनी से छीन लिया जाता है तो आई थिंक यहाँ पर कंपनी धीरे धीरे उसका डाउनफॉल आ जाएगा। तभी यहाँ पर डेज़ी भी कुछ बोलने वाली थी एंड यहाँ पर यूना कहते कि अच्छी बात है, तुम एटलीस्ट खुद की लड़ाई खुद से तो लड़ो। बट वो उन दोनों के साथ वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वही उसी और चान यहाँ पर बाकी के मेंबर्स को समझा रहा था कि आखिर तुम सभी को हो क्या गया है। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर मेहनत यूना ने की है और तुम सिंपली अपने लीडर की मेहनत को किसी और को देने लग रहे हो। अगर लीडर ही बदल जाएगा तो प्रोजेक्ट भी बदल जाएगा, तुम सबकी हैसियत भी बदल जाएगी। और सभी को ये बात रियलाइज भी होती है कि अचानक से उन्हें क्या हो चुका था। डेज़ी ने यहाँ पर बस सिंपैथी कार्ड प्ले किया और वो लोग उसकी बातों में पिघल भी गए थे, जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग उससे माफ़ी मांगते, अपनी गलती को रियलाइज करते हुए। तब तक आंटी यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस देखकर कहने लग जाती है कि मानना पड़ेगा, आजकल के कपल्स कुछ ज़्यादा ही लवी टवी बन चुके हैं। एंड वो लोग चले जाते कहीं और बात करने के लिए, जहाँ पर आंटी तो अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। यूना चांद से कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ऑफ सा प्लेस है कुछ डिस्कशन करने के लिए। चांद कहने लगा था कि देखो, वो मिसेस ली है, वो चाहे तो यहाँ पर जंग के मैदान में भी डिस्कशन कर सकती है। एंड इतने में यहाँ पर वो यूना को भी बुलाने लग जाती है उनके साथ फाइट बैक करने के लिए। फर्स्ट मैच यहाँ पर यूना जीतती है तो सेकंड वाला हार जाती है एंड फाइनल थर्ड राउंड होने वाला था, जिसके पहले वो लोग यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते और उसका कॉन्फिडेंस पूरा जा चुका था। पर यहाँ पर जान उसे एक डिफरेंट हिम्मत देता है, जिसके बाद यहाँ पर वो इस मैच को जीत जाती है और फिर तीनों मिलकर यहाँ पर डिस्कशन के लिए बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर ये डिसीजन जो होता है वो यूना के फेवर में था, जहाँ पर मिसेस ली भी कुछ समय बाद अपने ही प्रॉफिट को देखते हुए उन्हें हाँ कह देती है। उनके जाने के बाद यहाँ पर यूना छान के साथ में एक मैच करती है, जहाँ पर छान को तो उसका स्कूल टाइम ही याद आने लग जाता है और वो लोग यहाँ पर नॉट एज अ दुश्मन बट एज अ फ्रेंड यहाँ पर इस मैच को अच्छे से खत्म करते हैं। और छान जैसे ही यहाँ पर यूना को देखता है उसे सभी पुरानी यादें याद आने लग जाती है और उसे ये भी रियलाइज होता है कि वो यूना के कितना क्लोज आ चुका है, ठीक पहले जैसे। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग सिटी लाइट्स देखने के लिए एकदम सिटी के टॉप पर चले जाते, जो कि उनका फेवरेट स्पॉट हुआ करता था। यूना यहाँ पर चांद से पूछने लग जाती है, आखिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों हो? तब चांद कहने लग जाता है कि इसके लिए भी कोई रीज़न चाहिए, तुम मेरी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हो, यानी कि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो, इस वजह से। यूना कहते कि वो तो जी भी था। हन कहने लग जाता है कि अरे
तो मुझे यहाँ पर सी से कंपेयर करने लगे। वो एक डिफरेंट पर्सन है, मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ। एंड तभी उन्हें यहाँ पर उसे बता रही होती है कि किस तरीके से उसने छान पर भी भरोसा एक टाइम के लिए छोड़ दिया था, बट वो गलत थी। तब छान उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो, तुम्हारे डैड यहाँ पर टीसी का प्रायोरिटाइज इसलिए करते बिकॉज टीसी यहाँ पर उनके फर्स्ट लव की बेटी जो है। एंड उसे भी फ्लैशबैक का याद आ रहा होता है जहाँ पर अंकल ने सभी के सामने यूना से सिंपली कह दिया था और डायरेक्टली भी कि तुम्हें सीखी से छोड़ देनी चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से लव करते तो शादी भी उन दोनों की ही होनी चाहिए। छानू से आगे एक्सप्लेन करा था कि आखिर हान क्यों यहाँ पे डीसी को प्रायोरिटाइज करता है बिकॉज डीसी का नेचर बहुत सॉफ्ट टाइप का है। एंड वह दूसरी और जी उसे प्रायोरिटाइज इसलिए करता है बिकॉज वो हर बात में यहाँ पर उसे अप्रिशिएट करती है, उसे सुपीरियर फील करवाती है जो कि हर मैन फील करना चाहता है। यूना यहाँ पर कहने लग जाती कि वो तो फिर तुम्हारे साथ भी सेम कर सकती है, पर जान कहते कि नहीं, मैं जानता कि मेरी एबिलिटीज़ क्या है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है जो आकर मुझे यहाँ पर सुपीरियर फील करवाए। तुम्हारा और मेरा रिश्ता डिफरेंट है, जब मैं भी तुम्हारे कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितनी हम्बल और काइंड हो, ना कि डीसी की तरह मैनिपुलेटिव जिसके पास यहाँ पर अलग अलग फेसेस हो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। एंड यू नो यहाँ पर उसकी बातें सुनकर रिलीफ पाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे डिज़ाइन सिलेक्शन का डे होता है जहाँ पर आंटी आ जाती है और डेज़ी भी ज़बरदस्ती आई हुई थी अपना डिज़ाइन सिखाने के लिए। जहाँ पर जैसे ही आंटी उसके डिज़ाइन सीखते वो सिंपली कह देती है कि इससे अच्छा तो मेरा सिक्योरिटी गार्ड तुमसे ड्रॉ कर देगा। आखिर कौन सी सीनियर केजी के बच्चे से तुमने इस डिज़ाइन को ड्रॉ करवाया। डेज़ी को यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस होने लग जाती है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो दिन रात जाकर ही सब कुछ कर रही थी। तो वो कहने लग जाती है कि दिन रात मेरी बच्ची इसे 1 घंटे में वो बना देगी, झूठ बोलना बंद करो। वही दूसरा जैसे ही वो यहाँ पर यूना का प्रोजेक्ट देखती है, वो हैरान हो जाती है। ये देखकर यहाँ पर डेज़ी और हान को लगता है कि शायद से यूना अब डाँट खाएगी। उसके भी डिज़ाइन्स बकवास होंगे, बट ऐसा नहीं था। आंटी को यूना के डिज़ाइन्स बहुत पसंद आए थे और ये डिज़ाइन्स आंटी को ठीक यहाँ पर यूना की मॉम की तरह लग रहे थे कि जैसे यहाँ पर यूना की मॉम के स्किल्स यूना के कंप्लीटली डीएनए के अंदर आ गए हो। वहीं दूसरे प्रोजेक्ट मिलने के बाद जब वो घर पर जा रही थी तब शान यहाँ पर पिक करने के लिए आ जाता है। एंड उन दोनों के क्लोजर्स को देखकर ऑफिस के सभी स्टाफ यहाँ पर बस यही होप कर रहे थे कि ये बेस्ट फ्रेंड का रिलेशनशिप बहुत जल्दी एक्चुअल कपल रिलेशनशिप में टर्न आउट होना चाहिए बिकॉज दोनों एक दूसरे के साथ कितने क्यूट और हैप्पी नजर आते हैं और बहुत चार्मिंग भी। यूना उन सभी को बाय बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है और वो लोग यूना और छान को एक दूसरे के साथ ही शिप करना शुरू कर देते हैं। एंड वही दूसरे जब यहाँ वो लोग घर पर पहुँचते तब उन दोनों की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। एंड यूना यहाँ पर गाल पे किस कर उसे थैंक यू कहती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हुए बहुत ही शाय फील कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर यूना के असिस्टेंट आकर उससे बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उनका जो न्यू लॉन्च है वो ट्रेंड में चल रहा है, अच्छे रीज़न की वजह से नहीं, बुरे रीज़न की वजह से। बिकॉज़ यहाँ पर एक लड़की को वो कपड़ों से एलर्जीज़ होने लग गई थी एंड ये सब कुछ फैब्रिक के लो क्वालिटी मटेरियल की वजह से हुआ था। हान भी वहाँ पर घबराता हुआ था कि देखो, कंपनी की सिचुएशन देखो, वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर है। अगर तुम यहाँ पर फ़िलहाल ये सब कुछ नहीं करोगी तो और कौन करेगा। ऐसे भी यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से डीसी का सर नीचे झुक जाएगा। यूना कहती कि तो झुकने दो, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बट हान मना कर देता है। वो उसे समझाता है कि डीसी का करियर अभी भी बचा हुआ है, तुमने तो अपनी लाइफ एंजॉय कर ली है, तो दूसरे की लाइफ बर्बाद मत करो। यूना बोलते कह रहे, ये कौन सा हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट है। डीसी की गलती की वजह से मेरी फैशन डिजाइनिंग की लाइफ खराब होगी तो वो चलेगा, बट तुम यहाँ पर उसकी गलती के लिए उसे सजा नहीं देना चाहते। एंड यहाँ पर हान अग्री करने लग जाता है। यूना को वो टाइम याद आने लगता है जब यहाँ पर वो रात रात भर काम किया करती थी। तब हानि था जो कि उसे हमेशा पिक करने आया करता था, लेकिन उस समय डेज़ी घर पर आई नहीं थी। डेज़ी के आने के बाद सब कुछ एकदम से बदल गया हो। इतने में यहाँ पर हान उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम नहीं हेल्प कर सकती तो तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारी मॉम की कंपनी की क्या हालत होगी। यूना को यहाँ पर याद आने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर छान ने और यूना ने पता लगाया था कि आखिर उस कार एक्सीडेंट के पीछे कौन था। एंड फिर उन्हें पता चला था सीसीटीवी फुटेज से
कि उसके खुद के भाई हान ने ड्राइवर को यानी कि वही स्टाफ मिस्टर वैंग को पैसे दिए थे कार फेल करने के लिए। इसलिए जब यूना घर पर आई थी तब मिस्टर वैंग यहाँ पर उसे देखकर वियर्डली एक्ट कर रहे थे, नर्वस हो गए थे और घबरा गए थे। यूना सोचने लग जाती है कि शायद से टाइम आ चुका है अपने भाई को सजा देने का। एंड यहाँ पे वो हिम्मत कर कर पुलिस के पास वो फ्लैश ड्राइव सबमिट कर देती है। पुलिस यहाँ पर छान को अरेस्ट करने आती है। छान यहाँ पर उन्हें समझाने लगता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर यूना आती है वो समझ जाता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। तो शुरुआत में यहाँ पर वो ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता था, पर जब वो समझ जाता है कि यूना उसे माफ नहीं करने वाली है तब वो भी उसको चिल्ला कर गिव अप कर देता है और पुलिस उसे वहां से ले चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर यूना को रियलाइज होता है कि ये भाई हान तो उसे कितना ज्यादा हेट करता है टीसी करने की वजह से, और उसे अपनी की गई चीज पर डाउट हो रहा था। तब तक वहां पर छान आ जाता है अम्ब्रेला लेकर एंड वो उससे पूछ रही थी कि क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। एंड छान उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि तुम बस ओवर थिंक कर रही हो, तुमने जो कुछ भी किया वो एकदम ठीक किया, बिकॉज यहाँ पर हान ये सब कुछ डिजर्व करता है। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम एक्सट्रीम लेवल तक जा चुकी हो तो बिल्कुल नहीं, उससे बुरी चीजें यहाँ पर हान जी और डेजी ने तुम्हारे साथ की है, तो इतना तो ठीक ही है। तुम अपने आप को यहाँ पर प्रेशराइज बिल्कुल भी फील मत करवा, बिकॉज हाँ तो तुम्हारी जान लेना चाहता है। वो हाँ जो कि तुम्हारा खुद का भाई है, तो वो जेल जाना भी बनता ही है। यूरानेक्स यहाँ पर चली जाती है हान से मिलने के लिए, जहाँ पर वो हान से बहुत ही इमोशनली बात कर रही होती है कि किस तरीके से हान ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर यूना को सिखाया है कि उसका सिग्नेचर कैसे किया जाता है, उसके यूनिक सिग्नेचर को भी। तो वो दोनों यहाँ पर सेम सिग्नेचर करते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर यूना उससे बोलने लग जाती है कि हम पहले कितना क्लोज हुआ करते थे। हान भी कहने लग जाता है कि हाँ, लेकिन तुम हमेशा यहाँ पर मुझसे ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती हो, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती डीजे की तरह, तुम कंपनी को चलाना चाहती हो, लोग तुम्हारी बात सुनते हैं ना कि मेरी बात सुनते हैं। एंड यूना यहाँ पर उसे पेपर सिखा रही थी, विच मीन्स यहाँ पर यूना ने उसके सिग्नेचर का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को मेन ओनर बना दिया है। यानी कि यहाँ पर जी हान की पोजीशन भी उसकी हो चुकी है। जहाँ पर हान ये सब कुछ नहीं देख पा रहा था, उसकी आंखों के सामने उसकी बर्बादी हो जाती है। वह दूसरे कपड़े में यहाँ पर डेजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलती है और उनसे यहाँ पे ये बातें कर रही थी कि किस तरीके से उसके भाई ने उसका डिफिकल्ट सिचुएशन में साथ दिया है, तो उसे भी देना चाहिए और उन सभी को हान के लिए फाइट बैक करना चाहिए। एंड एज यूजुअल लोग यहाँ पर डीसी की बातों में आ भी जाते कि सही कहा, यहाँ पर हान ये हमारा सक्सेसर है, इसलिए हमें उसी का नेचुरली साइड लेना चाहिए। यूना के वहां पर आती वो सभी लोग यहाँ पर यूना को समझा रहे होते कि देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये कह दो कि वो जो वीडियो था वो एक फेक फैब्रिकेटेड वीडियो है। यूना कहने लग जाती कि मैं झूठ क्यों कहूँ जब मेरे सोर्सेस यहाँ पर सही है, वो वीडियो फेक नहीं रियल है और मेरा भाई यहाँ पर मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था, जिस चीज़ की सजा यहाँ पर उससे मिल रही है। तब सभी लोग उसे समझा रहे होते और डीजी भी कह रही थी कि आफ्टर ऑल वो हमारा भाई है, हमें उसे माफ कर देना चाहिए, कंपनी का सवाल है। एंड सभी यही समझाते फिर रहे थे। तब यूना यहाँ पर कहने लग जाते कि लगता है यहाँ पर आप सभी लोगों को पता नहीं है कि जी ने और हान ने अपनी गलती यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली है। हान ने तो इनफैक्ट यहाँ पर ओनरशिप मुझे दे भी दी है। ये बोलते हुए यहाँ पर वो उन सभी को वही अपना साइन किया गया पेपर दिखा रही थी, जिसे देखते यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। चार भी कहने लग जाते कि अगर आप लोगों को पता ना हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे यूना का डिपार्टमेंट ही कमाता है और उसकी वजह से यहाँ पर ये कंपनी आगे बढ़ पा रही है। हान का यहाँ पर इस चीज़ के अंदर कोई भी मेजर रोल नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहे कि हान एक बार फिर से ओनरशिप ले ले तो ठीक है, यूना गिव अप करके मेरी कंपनी के साथ साइन कर देगी, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग पीछे हट जाते हैं हान को सपोर्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर वो सभी यूना के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, उसे यहाँ पर लीडिंग लीडर मानते हुए। डेज़ी समझ जाती कि अब यहाँ पर कोई ड्रामा करके कुछ मतलब है नहीं, तो वो यूना को ऑल द बेस्ट बोलकर चिढ़कर गुस्से में वहां से चली जाती है। एंड यहाँ पर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बदले वो एक लाइव ही शुरू कर देती है, जिस लाइव में यहाँ पर सभी लोगों को पता होता है कि मिस्टर हान यहाँ पर स्टेशन में है, यानी कि जेल में है। एंड यूना यहाँ पर उन सभी लोगों को एक्सप्लेन करी थी कि आखिर ऐसा क्यों है, जिसके बाद ये सब कुछ बताने पर उन सभी को समझ आ जाता है कि सब कुछ यहाँ पर यूना की वजह से हो रहा है। लेकिन जब यूना उन्हें एक्सप्लेन करती है सिचुएशन, तो वो सबको पता चलता है कि उसका खुद का भाई उसके जान के पीछे पड़ा हुआ था
वो लोग उस वीडियो को भी उन्हें दिखाने लग जाते और वो कंपनी के साइन किए गए पेपर्स भी, जिससे यहाँ पर सभी के सामने सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। एंड वो सभी यहाँ पर यूना को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर चांद की मदद से यूना का ये लाइव सेशन एकदम सक्सेसफुल रह जाता है। एंड जब यहाँ पर वो लोग घर पर पहुंचते तब यूना यहाँ पर से थैंक यू बोलते वैसे वापस से पूछते कि आखिर क्यों। तब चांद कहते ये लगता है तुम भूल रही हो कि किस तरीके से तुमने भी यहाँ पे मेरा कितना ख्याल रखा है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बार क्लास में चांद कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ चुका था और तब यूना ने यहाँ पर उसकी मदद की थी। और ऐसा एक बार नहीं पहले भी बहुत बार हुआ है जहाँ पर यूना ने चांद की बहुत मदद की है। नेक्स्ट यहाँ पर यूना से मिलने के लिए अंकल आ जाते हैं, ये कहते हुए कि मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ। यूना कहती कि वो इस फ्लोर पर नहीं थर्ड फ्लोर पर काम कर रही है। अंकल कहते कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। यूना कहते कि ओह, तो आप मुझे अभी भी अपनी बेटी मानते हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अंकल कहते कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सिंपली यहाँ पर एक लंच करना चाहता और तुम हो जो कि यहाँ पर इतने अकड़ से बात कर रही हो। वो कहते कि ठीक है, सिर्फ लंच या डिनर की बात है तो हम डिनर पर जा सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग डिनर पर जाते हैं। नीना नोटिस करती है कि उसके डैड तो उसके यहाँ पर बहुत सेवा कर रहे हैं, तो मुझसे कहने लग जाते कि देखिए, मैं 5 साल की कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि कोई रीज़न होगा तभी आप यहाँ पर आए हुए हैं। हमें बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस रीज़न पर चले जाना चाहिए। एंड अंकल यहाँ पर चाहते थे कि जो भी शेयर्स है जो यहाँ पर हान ने यूना के नाम पर ट्रांसफ़र किए, वो सब कुछ यहाँ पर यूना को डीसी के नाम पर ट्रांसफ़र कर देने चाहिए। यूना पहले तो मना करी तो अंकल गुस्से में आ जाते कि कंपनी मेरी है, हक मेरा बनता है, तुम ये करोगी। यूना कहते कि ठीक है, एक काम क्यों नहीं करते, डीसी को भी बुला लीजिए बात करने के लिए, बिकॉज़ वो भी तो मौजूद होने चाहिए। तब अंकल हाँ बोलते हैं, यूना डिनर छोड़कर वहीं से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे जब वो लोग ऑफिस में आते हैं तब अंकल यहाँ पर डेज़ी को अपने खुद के डैड के साथ बात करते हुए देखते हैं, जो कि यहाँ पर उससे पैसे मांगने के लिए आए थे। एंड तब यहाँ पर डेज़ी उन्हें पैसे देने से मना करने लग जाती है, बिकॉज लास्ट वीक ने उसने अपने डैड को 3 लाख ही ऑन दिए थे। अब अंकल गुस्से में कह देते कि देखो, ज़्यादा नाटक करो मत, एक तो तुम भी इस फैमिली में मेरी वजह से आई हो, अगर कल को तुम्हारे उस डैड को पता चलता कि तुम उसकी रियल बेटी नहीं हो तो वो तुम्हें धक्के मार कर निकाल देगा। ये सुनते ही यहाँ पर जब अंकल अंदर जाते तब सारी सच्चाई बाहर आ जाती, पर फिर दोनों ऐसा करने लगते कि सब कुछ वो लोग एक दूसरे को डराने के लिए बोल रहे थे। अंकल को वहीं पर हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, ये जानकर कि डेज़ी उनकी खुद की बेटी नहीं है बल्कि उस इंसान की बायोलॉजिकल डॉटर है जो कि उसके सामने खड़ा है। एंड फिर वो हॉस्पिटल में थे, डेज़ी वहाँ पर गई थी उनसे माफ़ी मांगने के लिए, उस उम्मीद में कि यहाँ पर वो तो सिर्फ कॉज माफ़ी कर देंगे। लेकिन डॉक्टर्स बाहर आकर बताते हैं कि पेशेंट को हार्ट स्ट्रोक आया, तो फिर फिलहाल उससे इमोशनल बातें ना की जाए तो बेहतर होगा। और डेज़ी घबराने लग जाती है कि व्हाट इफ उसने मुझे माफ़ नहीं किया, तब मैं क्या करूँगी। यूना और छान यहाँ पर अपने उस कैट के साथ में वॉक कर रहे थे, वहीं दूर से यहाँ पर जो होते हैं अंकल, जो कि आ जाते हैं डेज़ी से पैसे मांगने के लिए। डेज़ी गुस्से में उन्हें मना कर देती है और अंकल कहते हैं कि ये गुस्सा मुझे मत दिखाना, ध्यान रहे अगर पैसे टाइम से नहीं आए तो मेरे पास यहाँ पर कुछ चीज़ है जिनसे तुम्हारी लाइफ तबाह हो सकती है डेज़ी। और वो उसे धमकी देकर चले जाते। फिर दूसरी ओर छान और यूरा जब घर पर आते हैं तब यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बहुत बढ़ जाती है। वो दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पर किस करने वाले थे, बट इतने में यहाँ पर उन्हें कॉल आ जाता है डेज़ी का, बिकॉज यहाँ पर अब डेज़ी को बैक टू करना था यूना से, छान से और उस आंटी से माफ़ी मांगने के लिए, ताकि उससे कंपनी में हायर पोजीशन मिले और उसे और भी ज़्यादा पैसे मिले, जिन पैसों को यहाँ पर वो अपने डैड को दे सके और अपने आप को बचा सके। एंड तभी यहाँ पर जी को भी बुलाया जाता है ताकि जी के सामने भी यहाँ पर सच्चाई बाहर आ सके। तभी यहाँ पर डेज़ी यूना से कंटिन्यूसली माफ़ी मांगती है। यूना कहती है कि मैं माफ़ करके क्या करूँ तुम्हें। एंड तब जी को यहाँ पर पता चलता है कि डेज़ी तो यहाँ पर एक्चुअल में इस फैमिली को बिलोंग करती नहीं है और उसने डेज़ी का फेवर इसलिए किया था बिकॉज उसने देख लिया था कि घर में किस तरीके से यहाँ पर यूना की बात कम सुनी जाती है। डेज़ी के डैड भी उसे प्रायोरिटाइज करते हैं और उसका भाई भी, जिस चीज़ की वजह से अगर यहाँ पर जी जो है डेज़ी के साइड रहेगा तो फिर उसका करियर बूस्ट होगा। लेकिन उन सभी चीज़ों का तो यहाँ पर अपोजिट हो रहा होता है। वो डेज़ी से पूछने लग जाता है कि जो भी ये लोग बोल रहे हैं क्या वो सच है। एंड डेज़ी की बोलती यहाँ पर बंद हो जाती है। यूना और हान तो कह देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए वो और आंटी तीनों मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड अभी भी डेज़ी को लग रहा था कि जी उसका साइड लेगा, फिर जी उसे कह देता है मुँह पे कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इसलिए था
बिकॉज़ मुझे लगता था कि तुम जैंग फैमिली की डॉटर हो, सब तुम्हें प्रायोरिटाइज़ करते, बट अब ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हारा मेरा रिश्ता कुछ नहीं है। इस एग्रीमेंट पर साइन करो और जो भी पैसे मैंने तुम पर खर्च किए, वो मेरे पास चुपचाप आ जाने चाहिए और साथ-साथ मेरे शेयर्स भी जो कि मैंने तुम्हारे नाम पर किए, बिकॉज़ मैं यहाँ पर गरीबों को मुफ्त में चीज़ें बाँटने के लिए नहीं बैठा हूँ। डेज़ी यहाँ पर उसे लव के बारे में बात करी थी और ज़ी बोलता है कि नहीं, वो हमारे बीच कभी नहीं था। हमारे बीच सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बिज़नेस का रिश्ता था, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे धमकी दे देता है कि अगर उसे साइन नहीं किया, तो उसे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। एंड इसी डर के मारे यहाँ पर तुरंत ही साइन कर देती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर वो आ जाता है उसकी कंपनी में उसे सॉरी बोलने के लिए, उसे बताते हुए कि उसने यहाँ पर डेज़ी को डिवोर्स दे दिया और वो दोनों अपना फ्रेश स्टार्ट कर सकते। यूना बड़े हैप्पीली उन फ्लावर्स को लेती है और इक्वल गुस्से से उसके मुंह पर फेंक देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जब चाहोगे मैं तब तुम्हारे पास आऊँगी और जब तुम्हारा मन किया तब मैं यहाँ पर तुम्हारे तरह यूज़ होती रहूँगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर यूना एंटायर कंपनी के सामने उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर डेज़ी थी जो कि कुछ और भी प्लान कर रही होती है। वही इसके बाद में हम यहाँ पर चान की फैमिली का इवेंट देखते, जिस इवेंट में अंकल आंटी आए होते एंड वह यूना की तरफ देख रहे थे एंड साथ साथ वहाँ पर डीसी भी आ जाती है। यूना डीसी को देखते यहाँ पर समझ जाते कि जरूर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इतने में यहाँ पर चान जाकर अपना स्पीच जो है सभी के सामने दे रहा था और पीछे प्रेजेंटेशन के बदले यहाँ पर फोटोज आ जाती है यूना की और जी की, जहाँ पर ये आइडिया डीसी ने ही जी को दिया हुआ था कि अगर तुम सभी के सामने यूना को प्रपोज करोगे तो यूना को बहुत अच्छा लगेगा और वो तुम्हें हाँ बोल देगी। तब अंकल आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि उन्होंने इतने अच्छे इवेंट को खराब जो कर दिया। चान गुस्से में आगे आता है बट यूना उसे रोकती है, समझाती है कि वो उसका मैटर है एंड फिर जाकर यहाँ पर वजी से फाइट बैक करती है। वो उसके ऊपर वाइन फेंक कर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम ये सब कुछ करोगे एंड मैं यहाँ पर खुश होकर तुम्हें हाँ बोल दूंगी? कभी नहीं। अब जब तुम्हें पता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, इसलिए तुम मुझे पाना चाहते हो, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। वो गार्ड्स को बुलाती है और गार्ड्स जी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वही दूसरी ओर डेज़ी होती है जो कि अंकल आंटी को भी अपनी मुट्ठी में कर लेती है, बिकॉज़ उसे पता होता है कि वो मेन लीड है एंड वो जो चाहेगी वैसा ही होगा। चान यहाँ पर अपने मॉम डैड को समझाने की कोशिश करता है कि वो यूना को लाइक करता है, बट यहाँ पर मॉम डैड उस चीज़ के अगेंस्ट हो जाते हैं एंड चान जब उनसे आर्ग्यू करने वाला था तब यूना उसे रोकती है, बिकॉज़ वो नहीं चाहती कि उस डीसी की वजह से चान और उसके पेरेंट्स के बीच में कोई भी दूरियां आए। इसके बाद में यहाँ पर चान अपने मॉम डैड के साथ में घर पर अकेले होता है और वो उन्हें अकेले में समझाता है, बिकॉज़ उसे भी पता है कि डीसी जानबूझकर यहाँ पर उन्हें अपनी बातों में पहला फंसला लेगी एंड यहाँ पर चान के कहने की वजह से अंकल आंटी यूना को मौका देने के लिए रेडी थे। नेक्स्ट यहाँ पर वो लोग यूना से बात करते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि डीजी ने जैसा भी डिस्क्राइब किया है यूना वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर कमरे में जाते हैं तब डीजी तो रिपोर्टर्स को लेकर आ गई थी, जहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नॉवल की होस्ट ने डीजी से कहा था कि वो इस नॉवल की फीमेल लीड है, तो वो अगर किसी के सामने रोने की एक्टिंग करेगी या क्यूट बनेगी तो लोग उसकी बातों पे आ जाएंगे और उसकी बातों को मानेंगे भी, और यही सब कुछ यहाँ पे वो कर रही होती है। लेकिन ये सब कुछ उसे यहाँ पर एज ए हीरोइन करना था, ना कि एज ए विलन, बिकॉज विलन तो यहाँ पर मेन यूना थी, बट सब कुछ कंप्लीट अपोजिट हो रहा था, इसलिए सिस्टम भी यहाँ पर क्रैक हो जाता है एंड स्टोरी यहाँ पर यूना की तरफ से चलती है, ना कि डीसी की तरफ से। डीसी को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है बिकॉज उसने अपने भाई को इन्फ्लुएंस किया था यूना को मारने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर चांद जो है वो यूना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है एंड यहाँ पर यूना खुशी खुशी उसे हाँ भी बोल देती है एंड यही होती है इन दोनों की लाइफ की एक हैप्पी एंडिंग।